लेट्स बाइट बयानबाजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद का जीवन वेदों, उपनिषदों और प्राकृतिक खेती के अध्ययन के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में आयोजित सहकार संवाद कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने ये बात कही। इस कार्यक्रम में गुजरात और राजस्थान के सहकारी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया था। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेताओं के अनोखे प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर छात्र संघ चुनावों को लेकर लिखा कि छात्र संघ चुनाव युवाओं के लिए राजनीति की नींव का काम करते हैं। इसमें भाग लेने से न केवल राजनीतिक समझ डेवलप होती है, बल्कि लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को जानने और व्यक्तित्व निर्माण का भी मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका सशक्त हो, इसलिए राजीव गांधी ने वोटिंग की उम्र 18 वर्ष की थी। गहलोत ने यह भी याद दिलाया कि वे खुद छात्र राजनीति में सक्रिय रहे थे और देश प्रदेश के अनेक नेता, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही निकले हैं। गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन सरकार युवाओं को निराश कर रही है। अशोक गहलोत ने आरजीएचएस योजना को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की यूनियन आरएएचए ने अखबार में विज्ञापन देकर 15 जुलाई से आरजीएचएस के तहत इलाज बंद करने की घोषणा की है। यूनियन का कहना है कि 701 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 7 महीने से 980 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं किया गया है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी सरकार के खराब प्रबंधन को दिखाता है। उन्होंने कहा, हर महीने सरकारी कर्मचारियों के वेतन से आरजीएचएस की कटौती होती है, लेकिन इसका भुगतान अस्पतालों को नहीं किया जा रहा। भाजपा सरकार एक बेहतरीन जनहित की योजना को बर्बाद करने पर आमादा है। गहलोत ने सरकार से मांग की कि वो इस समस्या का तुरंत समाधान निकालें, ताकि लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। राजस्थान में 12वीं की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास को लेकर सियासी घमासान मच गया है। इस किताब में गांधी, नेहरू परिवार और कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के योगदान पर व्यापक जानकारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कामकाज को बहुत कम जगह दी गई है। इसे लेकर विवाद गहरा गया है और सरकार ने फैसला लिया है कि अब ये पुस्तक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाई जाएगी। हैरानी की बात यह है कि राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल इस पुस्तक की 4,90,000 प्रतियां पहले ही छपवा चुका है और 19,700 स्कूलों में इनमें से करीब 80% किताबें बांटी भी जा चुकी हैं। ये किताब कक्षा 11 और 12 के लिए 2 भागों में है, जिसे पिछली कांग्रेस सरकार के समय से पढ़ाया जा रहा था। सबसे ज्यादा विवाद भाग 2 को लेकर है, जिसके कवर पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीरें छपी हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा है कि हमने किताबें सरकार की मंजूरी के बाद ही छपवाई हैं। बिहार में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस वोटर लिस्ट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अब सरकार को उसी पर भरोसा नहीं रहा। पीके ने आरोप लगाया कि सरकार वोटर लिस्ट से गरीब और पलायन करने वाले मजदूरों के नाम काटना चाहती है, ताकि ये लोग चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट न दे सकें। वोटर लिस्ट में जो संशोधन हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग की मांग है कि जो लोकसभा में वोटर लिस्ट इस्तेमाल किया गया था उसको इसी चुनाव आयोग ने बनाया था, सारे जांच परख के बाद बनाया था। उसके आधार पर देश का चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, तो उसी वोटर लिस्ट को माना जाना चाहिए। उसमें अगर किसी की मृत्यु हो गई है, कोई पलायन कर गया है, तो उसका नाम काट दीजिए। जो 18 साल से ज्यादा के लोग हैं उसका नाम जोड़ दीजिए। लेकिन फिर से रिवीजन करने का मतलब है कि बिहार के जो गरीब लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, खासकर 50 लाख से ज्यादा मजदूर
जो सीधे एक ही बार दिवाली और छठ में आएंगे, उन सब का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा और इसका सीधा और सीधा फायदा सरकार को होगा, क्योंकि सरकार डरी हुई है कि जो लोग बाहर गए हैं बिहार की व्यवस्था खराब होने की वजह से, बाहर मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वो आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट देंगे, इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर एक कैंटीन स्टाफ को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय गायकवाड़ ने कहा, मैं 30 साल से आकाशवाणी कैंटीन आ रहा हूं और 5.5 साल से यहां रह रहा हूं। मैंने कई बार इन्हें समझाया कि खाना अच्छा दिया करो, अंडे 15 दिन पुराने, नॉनवेज 15 से 20 दिन पुराने और सब्जियां 2-4 दिन पुरानी होती हैं। यहाँ हजारों लोग खाना खाते हैं और सबको यही शिकायत है। देखो, ये आकाशवाणी की जो कैंटीन है, मैं 30 साल से यहाँ पर आता हूँ और 5.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने कई बार इनके खाने के बारे में इनको समझाया कि आप खाना अच्छा दिया करो। 15 दिन का अंडा, 15-20 दिन का नॉनवेज, सब्जियां 2-2, 4-4 दिन की। तो इसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र के जो करीबन रोजाना यहाँ पर 5-10 हजार लोग जो आते हैं वो सब यहाँ खाना खाते हैं और हर किसी की यही कंप्लेंट है। किसके खाने में छिपकली निकलती है, किसी के खाने में चूहा निकलता है, किसी के खाने में रस्सी निकलती है। कल रात में मेरे रूटीन टाइम पर 10 बजे मैंने खाने का ऑर्डर किया। सो मैंने दाल, चावल और 2 चपाती मंगाया। चावल का निवाला मैंने खाते से मुझे महसूस हो गया कि इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। सो दूसरा निवाला खाने के बाद में मुझे वोमिटिंग हुई और मैंने उसका स्मेल लिया तो वो निष्कृष्ट दर्जे का खाना नहीं था, वो सड़ा हुआ खाना था। बिहार बंद के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में जनादेश छीना, अब बिहार में मताधिकार, तरीका नया, साजिश पुरानी। आगे कहा कि हम इन संविधान विरोधी ताकतों को बेनकाब करते रहेंगे और जनता और युवाओं के साथ मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। इस दौरान कन्हैया कुमार ने भी अपना बयान दिया और कहा, सड़कों पे उतरे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसीलिए सड़क पे उतरना जरूरी है। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने सड़कों पर गड्ढों पर लेकर अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर गड्ढे तो होते रहेंगे, दुनिया में ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसमें गड्ढा नहीं होता, इन्हें रोकने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जब पत्रकारों ने उनसे बारिश के दौरान गड्ढों की शिकायतों पर सवाल किया तो वे बोले, मेरा कहना यह है कि वर्षा काल में सड़कों पर गड्ढे कब नहीं हुए, जरा मुझे बताएंगे, और किस राज्य में नहीं हुए, और जिनको तकनीक की दृष्टि से सबसे बेहतर देश में आप मानते हैं, क्या वहां गड्ढे नहीं है? मैं इसीलिए कहता हूं कि नकारात्मकता का प्रचार बहुत आसान है, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए जनता के अनुरूप उसको बना के रखना कठिन है। उस कठिनाई का सामना हम कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में पुल गिरने की घटना पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस हादसे को लेकर गुजरात सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा, यह गुजरात मॉडल है, बार बार वहां इमारत गिरती है, पुल गिरता है, विमान गिरता है, सब कुछ होता है, लेकिन चर्चा नहीं होती। कैसे करें? ये गुजरात मॉडल है ना, बार बार वहां विमान गिरता है, पुल गिरता है, इमारतें गिरती है, सब कुछ होता है, लेकिन चर्चा नहीं होती। अगर किसी और राज्य में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां इस प्रकार की घटना होती है तो पूरी बीजेपी उस पर चर्चा करती है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने द केजरीवाल मॉडल किताब के पंजाबी एडिशन के विमोचन कार्यक्रम में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में मेरी सरकार के काम में बार बार बाधा डालने के बावजूद हमारे प्रशासन ने प्रभावी ढंग से काम किया है।
उपराज्यपाल और तमाम मुश्किलों के बावजूद इतना कुछ करने के लिए मुझे गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। केजरीवाल के इस बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने लिए नोबेल प्राइज की मांग की है, जो हास्यास्पद है। अगर अक्षमता, अराजकता और करप्शन की कैटेगरीज होती तो इनमें उन्हें जरूर नोबेल मिलता। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। इतनी मुश्किलों के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में। 5 मोहल्ला क्लिनिक इनकी बीजेपी की नगर निगम ने बुलडोजर भेज के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। क्या मिला इनको? सरकारी मोहल्ला क्लिनिक थे, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक नगर निगम ने तोड़ दिए। जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे। ये थे आज के कुछ खास बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.